हाँ दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करेंगे। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको मैं कहूँगा पॉलिटिकल साइंस इन ए नटशेल। क्योंकि जो कुछ भी पॉलिटिकल साइंस है वो पिछले 2000 सालों से, बल्कि 2500 सालों से, अगर हम ग्रीक पीरियड को देंगे तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना चलेगा नहीं। ग्रीक पीरियड तो लेकर 2500 साल। इन 2500 सालों में लगभग 2400 वर्षों तक राजनीति विज्ञान जो है वो है राजनीतिक चिंतन, और कुछ नहीं। राजनीति विज्ञान और पॉलिटिकल फिलॉसफी एक ही नहीं है। राजनीति विज्ञान बनता है ये 20वीं शताब्दी, 20वीं सदी। इसके पहले ये केवल राजनीतिक चिंतन। तो इसको हम एक नटशेल में लेकर जल्दी से समझेंगे कि ऐसा क्यों है। ये जब 2400 सालों में से 2500 साल में 2400 साल ये राजनीतिक चिंतन क्यों। तो राजनीति विज्ञान को हम 4 हिस्से में, अमूमन आपको किताबों में उस तरह क्लासिफिकेशन कम है, लेकिन जहाँ है भी वहां पर केवल 3 है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ज्यादातर विषयों में क्लासिफिकेशन ऐसे ही होता। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में मेरा अपना ये क्लासिफिकेशन 4। पहला है यूनानी चिंतन। ये है 500 बीसी से फर्स्ट एडी। ठीक है। इसके बाद ये दूसरा आता है मध्यकालीन चिंतन। ये फर्स्ट एडी से ये आता है 15वीं सदी। ये आज तो 14वीं सदी मानी थे, 14वीं सदी है। पहली जरूरत तो ये 75। इसको हम कहते हैं डार्क एज, अंधकार युग। ये तो मध्य युग। तो ये जो पहला हमारा है यूनानी राजनीतिक चिंतन, ये राजनीतिक चिंतन का स्वर्ण काल, और पॉलिटिकल साइंस को यहीं से पैदा माना जाता। इन दार्शनिक है जिसमें पूरा राजनीतिक चिंतन सिमट जाता है, वह है सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात को बहुत कम पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है, लेकिन सुकरात को संक्षेप में ही सही जानना जरूरी है कि तो सुकरात का 2.5 अक्षरों का, 2.5 वाक्यों का एक सेंटेंस है पूरा। वो है सद्बुद्धि ज्ञान, वर्च्यू इज नॉलेज। सो वर्च्यू इज नॉलेज इज एक्सटेंडेड टू द ऑल पॉलिटिकल फिलोसफी। वही पूरा इसका विस्तृत है। अब इसको हम भारतीय चिंतन परंपरा में देखेंगे, उसको भी हम लेंगे। तो जो भारत की प्रज्ञा है, जो ज्ञान परंपरा है, लगभग समय वही है अभी से 2500 साल, बल्कि भारत का समय और पीछे जाता है 5000 शताब्दी से। बहरहाल अभी हम इसकी बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो यूनानी राजनीतिक चिंतन यह है 5वीं शताब्दी बीसी से लेकर के प्रथम शताब्दी तक। इसमें आते हैं सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो इतना बड़ा चिंतक है कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन है आधुनिक काल के, अल्फ्रेड नॉट वाइट हेड नाम है। वो कहते हैं प्लेटो के चिंतन का जो फुटनोट है, इसमें पूरा यूरोप का दर्शन समा जाए। प्लेटो इतना ग्रेट फिलोसफर व्हाइट हेड ही नहीं रहा, वो इतना बड़ा प्रशंसक है प्लेटो। सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य सुकरात। इस समय बात हुई ज्ञान की, आदर्श राज्य की, संविधानों के वर्गीकरण की, शासन एक व्यक्ति का रहेगा, थोड़े व्यक्ति का रहेगा, या पूरी जनता का रहेगा, इस पर बात हुई। इसमें नागरिकता की, कौन नागरिक रहेगा, नागरिक के कर्तव्य क्या रहेंगे, और बात हुई कि एक मोरल स्टेट कैसा होना चाहिए। तो यूनानी राजनीतिक चिंतन यह पूरा नैतिकता से भरा था, और कहता राज्य को क्या होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए।
अगर राज्य नैतिक नहीं है तो वो राज्य सस्टेन नहीं करे। तो यूनानी राजनीतिक चिंतन नैतिकता पर आधारित राजनीतिक चिंतन है। इसको हम धीरे धीरे अनफोल्ड करिए। सिकरात को लेंगे, फिर प्लेटो को लेंगे, फिर अरस्तु को ले ले। मध्यकाल में प्रथम शताब्दी, अब जानते हैं एडी इसीलिए बोलते हैं एनो दोवेनी, यानी कि ईसा मसीह के पैदा होने के बाद से जो क्रिश्चियन एरा चलता है वो अगले 1400 साल में इतना भयंकर हो जाता है कि उसको हम कहते हैं डार्क, अंधकार युग। ज्ञान की कोई बात नहीं, सब कुछ ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में लिख दिया गया, सारे प्रश्नों का उत्तर बाइबल में ले दिया गया। अब किसी भी नए सवाल की गुंजाइश नहीं है। 1400 साल तक क्रिश्चियनिटी ने जो यूनान का जो विवेक था, चिंतन था, उसको भ्रष्ट कर दिया, सत्य उसको समाप्त कर दिया। संक्षेप में आपको यही बता दूं मैं कि यूरोप में जब क्रिश्चियनिटी आती है, यूरोप में क्रिश्चियनिटी तुरंत नहीं है। रोमन साम्राज्य जो है वो क्रिश्चियन साम्राज्य बहे नहीं था, रोमन वो बाद में बनता, दूसरी शताब्दी गया और धीरे से वहां पे क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में फैलती है। लेकिन यूरोप इतना बड़ा है कि उसमें ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप, आज भी जो डिवीजन है वो पहले। तो वेस्टर्न यूरोप के क्रिश्चियनिटी का केंद्र बना रोम और ईस्टर्न यूरोप के क्रिश्चियनिटी का केंद्र बना ग्रीस यानी यूनान। और इन दोनों में काफी मनमुटाव रहता था क्योंकि ये जो था लैटिन भाषी था, यह क्रिश्चियनिटी लैटिन भाषी क्रिश्चियनिटी थी। कौन सी? रोम की क्रिश्चियनिटी। और ग्रीस की क्रिश्चियनिटी जो थी वो ग्रीस भाषी यूनानी भाषा थी। और ग्रीस की क्रिश्चियनिटी का ही प्रभाव एशिया में पहुंचा। जो सीरिया वगैरह थे, इजिप्ट वगैरह सब पर क्रिश्चियन स्टेट हुआ करते थे, जिसको हम बोलते हैं बेजेंटाइन एम्पायर। एम्पायर मतलब क्रिकेट वाला एम्पायर ने, साम्राज्य। बेजेंटाइन एम्पायर बोलते थे तो ये जो ग्रीस से चलती है फिशा। तो इन दोनों के टकराव ने, सत्ता राजा के पास रहेगी कि चर्च के पास रहेगी। चर्च अपने आप में बहुत बड़ा राज्य हो गया था, चर्च टैक्स लगाता था, चर्च के पास अपनी जमीनें थी, चर्च अपने आप में एक बड़ा साम्राज्य। उसमें क्या हुआ कि जो विवेक का, ज्ञान का चिंतन था, पढ़ाई का मतलब धार्मिक पढ़ाई, यूनिवर्सिटीज भी खुले, धार्मिक ज्ञान के लिए खुले। तो धार्मिक ज्ञान ही, लैटिन पढ़ना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता का काम था, धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता का काम। तो यूनानी चिंतन बहुत प्रबुद्ध, बहुत साइंटिफिक चिंतन भी था। प्लेटो का कथन है, बल्कि सुकरात का कथन हो कि ज्ञान अगर वह परीक्षित नहीं है तो बेकार। नॉलेज if it is not tested then it has no worth। ज्ञान अगर वो परीक्षित नहीं है तो उसका कोई मतलब, परीक्षित मतलब जिसका एक्सपेरिमेंट न किया गया। तो यूनानी चिंतन सिर्फ नैतिक चिंतन नहीं है, तार्किक चिंतन, लॉजिकल, साइंटिफिक और मोरालिटी की वजह से कहीं कहीं वो उठा यूटोपियन लगता है, काल्पनिक लगता है कि व्यवहार में संभव नहीं है। लेकिन ऐसा वो बहुत मामूली है, ज्यादातर यूनानी चिंतन बहुत सत्य है। इसके बाद हम आते हैं तीसरा, आधुनिक। ये काल शुरू होता है 15वीं से 19वीं सदी। और ये जो आधुनिक काल है, आप ये समझ लीजिए कि अभी का जो भी मानव जीवन में ज्ञान है, चाहे वो राजनीति विज्ञान का हो, समाजशास्त्र का हो, मनोविज्ञान का हो, इकोनॉमिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, जेनेटिक्स का हो, जियोलॉजी का हो, मैक्सिमम इसी 400 साल का ज्ञान। पुनर्जागरण शुरू होता है 14वीं शताब्दी में और यहां से साइंटिफिक नॉलेज पैदा होता है। फिर से लोग विवेक से सोचना शुरू करते हैं। जेम्स वाट आता है, न्यूटन आता है, धीरे धीरे साइंटिफिक चीजें आती हैं।
कि भारत में कितनी शक्ति है, क्यों है, इसका अध्ययन चालू हो। तो जो धार्मिकता ने मनुष्य के ज्ञान को रोका हुआ था, प्रश्न करने की मनाही थी, वह प्रश्न करने की परंपरा शुरू होती है और उसको हम करते हैं रेनेसां। पुनर्जागरण का मतलब फिर से जागना, यानी सोए हुए थे कितने सौ सालों तक, 1400 सालों तक सोए हुए थे और फिर से जागे कब, 14वीं शताब्दी। यहां से आता है मेकियावेली। मेकियावेली से आप मार्क्स तक का समय मान लीजिए कि यही है आधुनिक राजनीतिक चिन्ह। अभी मैं इसमें 20वीं शताब्दी को शामिल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 20वीं शताब्दी का राजनीतिक चिंतन, जो चिंतन से वो विज्ञान बन गया, उसको हम बताएंगे आज। राजनीति विज्ञान विज्ञान बनता है 20वीं शताब्दी में। अभी तक क्या है, ये केवल मेंटल अखाड़ कसरत है, दार्शनिक व्यायाम है, ऑब्जर्वेशन है, समस्याएं हैं। मेकियावेली ने इटली को देखा, 5 खंडों में विभक्त है, रोज लड़ाई हो रही है, रोज फसाद हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, किराए के सैनिक हैं, हम पैसा दिए हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, कोई और पैसा दिया कल मेरे खिलाफ लड़ने लग गया, कोई मोरालिटी नहीं, एक स्टेट ऑफ वॉर है, लोग भागे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, चर्च कमजोर हो चुका है, राजा भी कमजोर है। तो एक स्टेट ऑफ एनार्की है 14वीं शताब्दी के आते आते पूरे यूरोप। इटली आज आप देख रहे हैं 5 खंडों में विभाजित। तो मेकियावेली पर उसका असर पड़ा और मेकियावेली ने कहा इटली का एकीकरण होना चाहिए, राजा को शेर जैसा बहादुर, लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए। तो ये सब बातें मेकियावेली के चिंतन में आती है। द प्रिंस उसकी किताब है। तो एक मजबूत राज्य होना चाहिए। अब मजबूत राज्य के में बाधा कौन था? चर्च। तो मेकियावेली ने राज्य से धर्म को बाहर कर। सो राजा कहता है बस वही है, धर्म भी वही है जो उसको मान्यता राजा देगा, राजा मान्यता नहीं देगा, वो धर्म वही है। तो धर्म की एक उपयोगिता है, वो उपयोगिता क्या है चर्च की, कि अगर वो राज्य को मजबूत बनाता है वो सही है, नैतिकता राज्य को मजबूत बनाती है वो सही है, अगर वो मजबूत राज्य को नहीं बनाती तो वो सही नहीं। तो मेकियावेली से बात शुरू होती है। और इसके बाद मेकियावेली के बाद आता है जीन बोंदा। इसने संप्रभुता का सिद्धांत। जीन बोंदा वो दार्शनिक है, फ्रांसीसी है, ये वो इटालियन था। इनके जमाने में इसने अपने लाइफ ने वो मेकियावेली की मौत होती है 1527 ही, ये पैदा होता है 1530 ही, यानी कि एक दार्शनिक जा रहा है और एक दार्शनिक आ रहा। इसके चिंतन, उसका चिंतन फ्रांस में होता है, फ्रांसीसी लोगों के नाम का उच्चारण जा रहा था मार्क्स से होता। तो ये बोंदा बोलते हैं, लिखते बोदिन, मितवा, फ्रांसवा, तो थोड़ा फ्रेंच उच्चारण। जैसे रेस्टोरेंट होता है हम, ये रेस्टोरेंट नहीं होता, ये रेस्तरां है। जो रेस्तरां है ये फ्रांसीसी शब्द है, अंग्रेजी में आके रेस्टोरेंट हो गया है वो। तो बोंदा जो है, इसने 9 गृह युद्ध देखे थे फ्रांस में, और वो गृह युद्ध कोई क्रिश्चियन मुस्लिम में क्रूसेड नहीं बुरा, ये रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में झगड़ा होता, खूंखार झगड़े होते, जिसमें हजारों हजार लोग, लाखों लोग मारे जा। इससे ये बड़ा दुखी होगा। और इसने कहा कि राज्य के पास एक सुप्रीम पावर होना चाहिए जिसके ऊपर कोई पावर ना हो, एंड दैट इज सॉरी, संप्रभु। एक ऐसा प्रभु जो सबके लिए है, संप्रभु, सबके लिए बराबर प्रभु रहा। तो इसने संप्रभुता का सिद्धांत दिया। इसके बाद आता है 16वीं शताब्दी में हॉब्स, इसने भी यही सिद्धांत दिया। ब्रिटेन में 100 साल बाद आता है लॉ, ये भी ब्रिटेन में, इन्होंने लोकतंत्र और उदारवाद, उदारवाद का जनक कहा जाता है जॉन लॉक को। 100 साल बाद इसके आते हैं रूसो, फ्रांस में, यह फ्रेंच राज्य क्रांति का दार्शनिक है। पॉपुलर सॉवरेनिटी, यानी कि वी द पीपुल, यहां सॉवरेनिटी रहेगी। इसका जनक कौन है? लोकप्रिय संप्रभुता का जनक है रूसो। फिर ये सिलसिला बढ़ता है। अब ये सारा राजनीतिक चिंतन, उदार व्यक्तिवाद, उदारवाद,
आदर्शवाद ग्रीन आएगा, कॉमर्शियल ग्रीन। उसके बाद हेगल, कांट, ब्रेडले, बोसाके, आदर्शवादियों का पूरा समूह आएगा। और उस आदर्शवाद के से एक और बड़ा महान दार्शनिक पैदा होगा, वो है मार्क्स। तो राजनीति को विज्ञान पढ़ाने की शुरुआत यहां से हो जाती सैद्धांतिक रूप से। क्यों? क्योंकि उसने हीगल के बारे में कथन रहा कि हीगल ने सिद्धांत दिया द्वंद्ववाद, लेकिन वो द्वंद्ववाद मानसिक है। मार्क्स ने कहा इस द्वंद्ववाद को मैंने सिर के बल खड़ा पाया, सिर से पैर पर खड़ा कर चल के दिखाना पड़े। तो इसलिए द्वंद्ववाद के आधार पर पूरी भौतिक चरित्र। तो यहां मैं आपको मार्क्स ने पढ़ा रहा हूं, केवल बता रहा हूं मार्क्स ने दुनिया को भौतिकवादी दृष्टि दी। हालांकि दुनिया को पहली बार भौतिकवादी दृष्टि दिया था हॉब्स, और हॉब्स से भी पहले प्रोटोगोरस सिविलियस। और प्रोटोगोरस से भी पहले चारवाक ने दे दिया नारद, या जीवे सुखम जीवे तरण कृत्वा कृतम बीबे भस्रूत से रहस्य कुंद्रागमन कृत। तो ये भौतिकवादी दर्शन बहुत पुराना, लेकिन इसको थोड़ा सा साइंटिफिक थ्योराइज किया। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, क्रम देना, थ्योराइजेशन का ना वो काम किया कार्ल मार्क्स। हो चतुर आप जी है ये, तो थ्योराइज किया। मार्क्स के बाद यहां पर चिंतन खत्म हो, अब पूरी दुनिया में विप्लव हो रहा है। इस समय विप्लव क्या हो रहा है? विश्व युद्ध हो रहे, साम्राज्य खत्म हो रहे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 थे, द्वितीय विश्व युद्ध 39 के 45। तो ये विश्व युद्धों का समय है। इस समय अमेरिका आजाद हो जाता है। कम दुनिया की सबसे बड़ी हत्या, किसको लोग ध्यान नहीं देते, सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है? फ्रांसीसी क्रांति पर। ठीक है, लेकिन 1776 में अमेरिका आजाद हो रहा। यहां से जो संविधान बना वो 84 के आसपास लागू होता है। ये 100 साल से ज्यादा हो गया। तब 1884 यहां से अमेरिकन लोगों ने यह सोचना चालू किया, अमेरिकन विश्वविद्यालयों ने यह सोचना चालू किया कि जो 100 साल से संविधान चल रहा है वो हमको प्लेटो अरस्तु कब तक सिखाते रही। हमें सड़क पर जाके देखना होगा संविधान किस चल रहा है कि नहीं, जो लिखा हुआ है वैसे ही काम हो रहा है कि कुछ अलग तरीके से काम होता है। तो यहां पर राजनीति में आता है व्यवहार, व्यवहारवाद, यानी के मनोविज्ञान। और प्रैक्टिकल शोध, ये सब काम करने वाले लोग हैं। डेविड डिस्टन का नाम सबसे बड़ा है इसमें। ये सब हम आपको नक्शेल में बता रहे हैं ताकि हम जब उन विषयों को पहुंचे तो आपको अजनबी न लगे। तो 20वीं शताब्दी में जो राजनीति विज्ञान एक दार्शनिक देखता था कि समस्या है, क्या समस्या है कि देश ठीक से नहीं चल रहा है, कोई राजा नहीं है, चर्च भी मोहनपुर नहीं है, एक राजा होना से। हाफ देखता है समस्या है, क्या समस्या है? संसद और राजा ब्रिटेन में झगड़ा कर रहे। संसद में जो है एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स है। कॉमन्स में कोई भी ऊट पटांग आदमी आ जाता है, बवाल करता है। तो राजा कमजोर है, राजा को शक्तिशाली होना चाहिए। लेकिन राजा शक्तिशाली होगा तो फिर नंगई करेगा, वो फिर वो राशि करेगा। तो राजा शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि राजा पृथ्वी पर ईसा मसीह का प्रतिनिधि, तो इनसे यह पावर छीनना पड़े। तब हफ ने क्या किया? लोगों ने समझौता करके राज्य बनाए और अपने सारे अधिकार लेवियाथन यानी कि राजा को सौंप। आई गिव अप माई राइट ऑफ गवर्निंग माई सेल्फ ऑन द कंडीशन दैट यू आर ऑल्सो गिविंग योर राइट ऑफ द गवर्निंग। हम अपने शासन करने का अधिकार दे रहे हैं इस शर्त पर कि आप भी दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? लेविया ने। अब लेवियाथन बना दिया, भगवान ने नहीं बनाया, चर्च ने नहीं बनाया, किसने बनाया? लोगों ने बिल्कुल।
अब लोगों ने जो मिलकर राज्य बनाया, उसकी जवाबदारी राजा की किसके प्रति है? लोगों के प्रति। लेकिन लोगों को अब इतना पावर नहीं है कि राजा को उतार दे, जो संसद चाह रही थी ब्रिटेन। तो कहता है केवल एक ही कंडीशन है, वह है जीवन का अधिकार। अगर राजा का आदेश जीवन के अधिकार पर आक्रमण कर दे, तो व्यक्ति को विद्रोह करने का था। यहां से एक मॉडर्न स्टेट फॉर्म होना शुरू होता। लेकिन ये सब अभी मानसिक है, किताबों तक है। लॉक आता है और लोकतंत्र उल्टा कर देता है, राजा से अधिकार छीन करके संसद को दे देता है। फिर बिल ऑफ राइट आता है वहां से 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद से। बहुत जबरदस्त है 1688, दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति, एक बूंद खून जिसमें नहीं। और जो आज तक सफल में एक ही क्रांति सफल हुई है, आज तक कोई क्रांतियां सफल हुई लेकिन 20वीं शताब्दी में आकर के ये सब ज्ञान है हमारे पास, 2400 साल का समृद्ध ज्ञान। इस ज्ञान के आधार पर फील्ड में जाके देखना होगा कि संविधान की धाराएं ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं। दूसरे देश जो ब्रिटेन जैसा शासन लिए, जैसे भारत, जैसे पाकिस्तान, जैसे बांग्लादेश, ये भी हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तक आते आते दुनिया के सारे उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। तो वही पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में बढ़िया काम कर रहा है। पाकिस्तान में जनरल अयूब खान, जनरल यहिया खान, जनरल जाउल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल पे जनरल आते यार, क्यों आ रहे हैं? तब सिद्धांत बने, राजनीति की व्यवस्था सिद्धांत, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीति समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजीकरण। तब यहां पर पैदा होता है एक नया विषय, तुलनात्मक राजनीति। एक और विषय पैदा होता है, लोक अनुशासन। यह सब राजनीति विज्ञान से पैदा हो रहा, और यह सब 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की समाप्ति के आसपास हो रहा है। लोक प्रशासन के जनक हैं वुडरो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर। 1887 में पैदा हुआ लोक प्रशासन। तो ये 20वीं शताब्दी अनुभव से सीखे हुए ज्ञान को लागू करने वाली शताब्दी राजनीति विज्ञान में। इसलिए राजनीति विज्ञान विज्ञान बनता है कब आकर के? 20वीं शताब्दी। यहां पर एक तीसरा विषय पैदा होता है, वह है अंतरराष्ट्रीय राजनीति। फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन, फिर कानून, ये सब चीजें, ये सब तब हो रहा है, ये पिछले 100 साल। और पिछले 2400 साल तक क्या हुआ? थॉट, फिलोसफी। तो क्या यहां नहीं हो रहा है? 20वीं शताब्दी में हो रहा है। खूब सारे थिंकर है, जॉन राल्स, आइजा बर्लिन, लियो ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेंड, आपके अनगिनत चिंतक की अनगिनत चिंतक है। ब्रिटेन में आएंगे तो माइकल लॉकरशॉट है, लियो स्ट्रॉस है, मैकफरसन है, और उसका सिद्धांत है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, अधिकारवादी व्यक्तिवाद। बॉलिनी है, मैंने काउंटलेस नंबर थिंकर्स की। लेकिन वो थिंकर्स इसको खत्म नहीं कर रहे। तो 20वीं शताब्दी तक आते आते ये राजनीति विज्ञान बनता है। तो हमने एक 15-20 मिनट में कोशिश किया कि ये 2500 सालों का राजनीति विज्ञान का को एक नक्शल में देने का, कि ये हम क्लास में पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हो। तो तुलनात्मक राजनीति क्यों पैदा हो? 2400 साल तक पॉलिटिकल थॉट की पॉलिटिकल साइंस है, और पॉलिटिकल थॉट से पॉलिटिकल थियरी की गलती है। तुलना, समानता, न्याय, अधिकार, कर्तव्य। 20वीं शताब्दी में आकर के जब ये व्यवहारिक राजनीति विज्ञान चालू होता है, तब अलग अलग विषय पैदा होते और सिद्धांत, कोई भी विज्ञान, आखिरी बात चाहिए आपसे समझ सकता हूं, कोई भी विज्ञान तभी विज्ञान कहलाएगा जब यह सिद्धांत देगा।
मेकियावेली ने सिद्धांत नहीं दिया कुछ, संप्रभुता का विचार है वो भी सिद्धांत नहीं थी। सिद्धांत का मतलब होता है जिसका एक्सपेरिमेंट किया जा चुका हो। जैसे न्यूटन बल्ला है, वो क्या सिद्धांत है? तो थर्म लॉज, द्वितीय तृतीय लॉ। वो यहां भी अमेरिका में सब जगह एक ही रिजल्ट ले। तो सिद्धांतीकरण कब चालू हुआ राजनीति विज्ञान में? यह 20वीं सदी। व्यवस्था सिद्धांत है, आधुनिकीकरण सिद्धांत है, राजनीतिक संस्कृति सिद्धांत है, राजनीतिक समाजीकरण सिद्धांत है। इसके डू एंड डोंट्स। तो सिद्धांत विज्ञान का सबसे अंदाज रख सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते। तो राजनीति विज्ञान फिर से रिकैप कर दे रहे हैं। यूनानी राजनीतिक चिंतन जो बहुत साइंटिफिक भी है, बहुत मोरल भी है। इसके बाद मध्यकाल पूरा अंधकार युग है, जिसमें सेंट थॉमस एक्विनास, सेंट जॉर्जियाज, मार्सिल और पडुआ, विजय माफोकम कुछ चिंतक आते हैं, लेकिन सब क्रिश्चियनिटी से ओतप्रोत है। इसके बाद आधुनिक राजनीति विज्ञान, ये आज का जो पूरा राजनीति विज्ञान है उसका लगभग 80% हिस्सा इसी चापों से। और आधुनिक राजनीति जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है 20वीं सदी का, उसको मैं बोलता हूँ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस, समकालीन राजनीतिक से। तो समकालीन राजनीतिक विज्ञान ही असल में विज्ञान, इसके पहले राजनीति है, विज्ञान बनता है यह विश्लेषण। तो इसके आगे फिर हम सुप्रार्थ से सविता। धन्यवाद।